बाप को थप्पड़ पड़ा, बेटे ने छुरियों के वार करके उसे जख्मी कर दिया। जो शख्स उसका शहादती बना उसको भी मौत के घाट उतार दिया। जब ये दर्जन अफराद कत्ल कर चुके, फिर सियासत में कदम रखा। सियासी मुहालिफ बहुत तकड़ा था, इनको नारोवाल छोड़ना पड़ गया। मीरन शाह में पंजे गाड़े। मीरन शाह इलाका गैर था। जब साबर डोगर और मंशा डक इस ग्रुप में शामिल हुए, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल, कोई ताजर, कोई भी सियासतदान इनके आगे खड़ा नहीं होता था। यूं कह लीजिए कि ये लोग हवाओं के रुख बदलने के इरादे रखते थे। ऐसा हो सका, जो भी शख्स कुदरत के निजाम में खलल डालता है, मौत उसे अपनी आगोश में ले लेती है। इनका क्या अंजाम हुआ और कैसे ये दुश्मनी का आगाज हुआ, ये सब जानिए मेरे प्रोग्राम हाजी छाना और इरफान मलंगी नारोवाल के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज मैं जिस शख्स की कहानी आप लोगों को सुनाने लगा हूं, इसका नाम हाजी एहसान उर्फ छाना था। नाजरीन, आप यकीन करें या ना करें, मैंने हमेशा हर प्रोग्राम में आपको ये कहा है कि मैं कोशिश करता हूं, अगर किसी शख्स के ऊपर 25 कत्लों का इल्ज़ाम था तो मैं अपने नौजवान को 24 बताऊं, ताकि मेरे मुंह से निकले हुए एक लफ्ज़ पर भी मेरा नौजवान रास्ते से भटक ना जाए और वो कत्ल को कत्ल ही ना समझे। मैं ज़्यादातर हालात के करीब जाकर वाक़या को आपके सामने बयान करने की कोशिश करता हूं, और मेरे वाक़यात को सुनाने का जो बेसिक मकसद होता है वो ये होता है कि मैं अपने नौजवानों को बताऊं कि एक छोटी सी लड़ाई अगर आप बर्दाश्त कर लें तो आप अपनी आने वाली नस्लों को सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप वक्त का तयन करने में या कोई ऐसा जुर्म कर गुजरते हैं कि जो सिर्फ आपकी झूठी अना की खातिर होता है, हालांकि आप वक्त बचा सकते हैं, लेकिन आप छोटी सी बात में इतना इश्तियाल में आ जाते हैं कि आप उस वक्त को जो है बिल्कुल ये समझते हैं कि हम जो भी कर लेंगे कुछ भी नहीं होगा और हम एक टाइम पे इस शहर के डॉन बन जाएंगे। तो नाजरीन, ये बात बिल्कुल झूठी, बेबुनियाद और मन घड़त है। मैं नहीं इस बात को कभी भी मानूंगा कि कोई बंदा कहे मैं बंदे कत्ल करके शहर का डॉन बन जाऊंगा और मुझे शायद शहर के स्टोरों से जो है शॉपिंग फ्री हो जाएगी। ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि तारीख में कोई भी किरदार ऐसा नहीं हुआ जो कत्ल व गारत की बिना पे शहर पर राज कर ले और जो पुलिस और अदारे हैं वो हरकत में ना आए और उसको कैफरे किरदार पर ना पहुँचाएँ। नाजरीन, आप यकीन करें कि ये वो अफराद हैं जिन्होंने नारोवाल के अंदर, लोग ये बताते हैं या ज़राए या जिन लोगों से मैंने ये स्टोरी जिस तरह भी उन्होंने मेरे साथ शेयर की और अपना जो भी मामलात थे, जो भी रूदात थी, इन लोगों ने मुझे सुनाई, और कभी भी कोई शख्स अपने सोर्स नहीं बताता, लेकिन मैं हकीकत के बहुत नज़दीक पहुँच चुका और सारी स्टोरी आपको बयान करता हूँ। हाजी छाना का वालिद, उसको लाला के नाम से लोग जानते थे, एक टेडी कमहार नामी लड़का, वो इनके वालिद को शराब पीकर बाजार के अंदर थप्पड़ मार देता है। अब उसके बाद क्या होता है, हाजी एहसान जो उस वक्त 15 से 16 साल इसकी उम्र थी, ये गुस्से में आकर एक मुर्गी की दुकान से छुरी लेता है और वो उस बंदे को छुरियाँ मार देता है। बंदा ज़ख्मी हो जाता है। अब आप ये देखें कि उस बंदे के ज़ख्मी होने के बाद उसकी FIR दर्ज होती है और उसकी FIR के अंदर एक तारी नामी लड़का जो है उसका शहादती बन जाता है। ज़ाहिर FIR में एविडेंस 2 लाजमी होती हैं। वो तारी नाम का जो लड़का होता है, हाजी एहसान उसको पैगाम भेजता है कि तुम पैरवी से बाद आ जाओ, तुम शहादत से मुकर जाओ। वो अपनी बात पर डटा रहता है, जिसके नतीजे में हाजी एहसान उसको गोलियाँ मार के ज़ख्मी कर देता है। 1-2 दिन बाद पता लगता है कि बंदा ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए हॉस्पिटल में वो जो है जाँ बहाक हो जाता है। अब दुश्मनी का आगाज़ शुरू हो गया। अब उस कत्ल की FIR हुई, उसमें भी एविडेंस को 2 अफराद जो थे शहादती बन गए। हाजी एहसान ने अपने दोस्तों को कहकर उसने उन दोनों जो थी पार्टियाँ जिन्होंने इसके मुखालिफ FIR दर्ज करवाई थी, हाजी एहसान ने उनके 6 अफराद को और मौत के घाट उतरवा दिया। लोग ये बताते हैं कि हाजी एहसान जो है ना, ये कत्ल व गारत जो है ना इतनी नहीं करता था। शायद 2 या 4 अफराद को इसने अपने हाथों से कत्ल किया हो, बाकी ज़्यादातर अफराद वो अपनी ज़ुबान, और बड़ा मीठा बड़ा शीरीं ज़ुबान थी उस बंदे की। क्योंकि मैं हाजी एहसान को एक दफ़ा मिल चुका हूँ किसी दोस्त के रेफरेंस से। मुझे नहीं पता था कि इन बंदों के ऊपर इतने को मामला आते हैं। ये गालिबन बात है 97-96 की ये बात होगी, वो जब ये गिरफ़्तार हुए। आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। खैर नाजरीन, हाजी एहसान जो था ना, वो बंदों को भेजता है, अफराद कत्ल हो जाते हैं 5 से 6 अफराद, और इनको भाग कर जो है ना
इनको मीरन शाह, ये पीछे तस्वीरें देखें आप, ये हाजी छाना और इसका भाई अरफान मलंगी के साथ ये जो शख्स पीछे तस्वीर में बैठा हुआ है और पीछे दुकान में आप असले की नुमाइश देख रहे हैं, ये मीरन शाह के इलाके की गालिबन 86 या 87 की तस्वीर होगी। अब नाज़रीन आप ये देखें कि ये लोग उस वक्त तस्वीरें भी उतरवाते थे और इसके बावजूद पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर अदारे जितने भी थे वो इतने ताकतवर या इतना उनके पास निज़ाम नहीं था कि वो इन लोगों तक पहुंच जाते। खैर बाहर का ये तस्वीरें मैंने किसी भी ज़राए से हासिल की। इस तस्वीर में आप देखें कि ये जो लेफ्ट साइड पर लड़का बैठा हुआ है इसका नाम है पप्पू सियालकोटिया और साथ ही जो लड़का बैठा हुआ है ये बिल्लू सियालकोटिया है। ये साथ जो बैठा हुआ है ये हाजी एहसान और छाना की जवानी की तस्वीर है। ये उस वक्त गालिबन 18 या 19 साल इसकी एज होगी। ये जो नारोवाल शहर के इतने ताकतवर और इतने ज़बरदस्त किस्म के ये कातिल टाइप लोग थे, इन सब का एक ग्रुप बन जाता है। अब इस ग्रुप के अंदर मंशा डक और साबत डोगर, ये गुजरांवाला शहर में खौफ और दहशत की अलामत थे। जब ये अफराद भी हाजी छाना के साथ मिल जाते हैं तो फिर आप सोचें कि इलाका गैर इनके लिए भाटी लुआरी बना हुआ था। जब इनका दिल करता था ये गाड़ियों में बैठते थे और मीरन शाह में चले जाते थे। और ये मीरन शाह एक ऐसा इलाका गैर हुआ है जहाँ पर सिर्फ कातल, जहाँ पर सिर्फ डकैत, जहाँ पर पुलिस के साथ मुकाबले करने वाले अफराद पनाह लेते थे। ये बड़ी महफूज उनके लिए जो थी ना। हालांकि 4 इलाका गैर हैं, जमरोद, उसके अलावा कारखानो बाज़ार, दर्रा आदम खेल, ये सब इलाका गैर हैं। लेकिन ये जो मीरन शाह था, यहाँ पे जो लोग 85 से लेकर 95 तक मफरूरियाँ काटते थे ना, ये पंजाब की पुलिस को हेड मनी वाले ये मुलज़म होते थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि मीरन शाह इनको किसी भी लिहाज से जो है ना बहुत ज़्यादा सूटेबल एरिया था, क्योंकि वहाँ पे उसका जो फ्रंट था जो इलाका का वो इस तरह से था कि वो काफ़ी ऊंचाई पे था और लोगों ने अपने घर बना रखे थे। दूर से जो है ना आने वाले किसी भी शख्स की किसी भी नीयत जो भी उसकी हो, उसकी रैकी या उसके ऊपर नज़र रखने का सबसे आसान जरिया मीरन शाह था। खैर नाजरीन, ये लोग जब इनको पता लग गया कि इन्होंने बंदों को सिर्फ कत्ल करना है और वही 2 मिनट का रिस्क जो है होना है, उसके बाद इनके लिए महफूज पनाहगाहें मौजूद हैं, तो ये लोग कैसे टलते मुझे आप बताएं। नाजरीन आप ये देखें कि जब साबर डोगर, मंशा डक, बट ब्रस्ट, ये वो नाम हुए हैं नाजरीन, बिल्लू सियालकोटिया, उसके अलावा पप्पू सियालकोटिया, ये वो लोग हुए हैं कि जिन्होंने हाजी एहसान और छाना के कहने पे इसके छोटे भाई, ये बातें सारी ज़राए से मैंने पता की हैं, वगरना आप लोग मेरे ऊपर फतवा लगा दें, इन लोगों को नामजद कर देता है। बड़ी मुश्किल से आपके लिए जो मैंने ये कहानी तैयार की है, मुझे बड़ी इसके ऊपर स्ट्रगल, बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़िला नारोवाल की इतनी ख़तरनाक दुश्मनी, जो 150 से ज़्यादा अफराद को जो है ना मौत की नींद सुला दिया गया है इस दुश्मनी में। आप देखें नाज़रीन, फिर क्या होता है कि वो ये सारा गैंग जो है ना, ये इतना को तनावर बन चुका हुआ था कि इन्होंने नारोवाल के अलावा पंजाब के दूसरे सूबे और ज़िलों के अंदर से लोगों से जगह टैक्स मांगने शुरू कर दिए। और लोग यकीन करें कि ये बताते हैं कि पप्पू बर्फ़वाला और बब्बू खान के बाद या भोला सिन्यारा, क्योंकि ये लोग होते थे जमरोद में, और ये जो गैंग था ये मीरन शाह में होता था। और इस वजह से जो है ना इनकी आपस में जो है वो एक जगह पर रिहाइश ना होने की वजह से ये पंजाब के 2 अलग-अलग ग्रुप बन चुके हुए थे। अगर पाकिस्तान लेवल पे भी आप कह लें तो ये बात गलत नहीं होगी। इनके लिए कोई ऐसा इशू नहीं था, तो फिर क्या होता है कि ये लोग अपने आप को नाउज़ बिल्ला पता नहीं क्या समझना शुरू कर देते हैं, तो फिर मौत इनको आगोश में लेगी ना। नाजरीन, एक अजमतुल्लाह भट्ट नामी शख्स था जो इनके केसों की पैरवी करता था और एट ए टाइम इनके लिए FIR लेने से लेकर उनके केस की पैरवी तक वो पैसे भी लगाता और जो भी था इनको करता। हमेशा ये तारीख आप टिटोल के पढ़ के देख लें, आपको यही लगेगा जो बात आपको मैं बता रहा हूँ। हमेशा हर एक जराइम पेशा के पीछे एक आध ऐसा, जिसको पंजाबी में ठेकिया कहा जाता है, ये लोग होते हैं। इनको अपने मफादात होते हैं। इन लोगों ने अपने जो गैर कानूनी काम उन शोहरत याफ्ता अफराद के नाम पे उस ज़िले में, उस शहर में करने होते हैं और वो कर भी लेते हैं। तो फिर नाजरीन क्या होता है, वो लोग आग बगोला हो जाते हैं, उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है कि यार हमने इतने अफराद को कत्ल किया और ये बंदा एक मेरा मतलब नॉर्मल सा बंदा, इसकी कोई औकात और हैसियत भी नहीं, सिर्फ ये कि हमारी पैरवी करता है। इसी बात से जो है ना अजमतुल्लाह जो था ना, वो इनके अड्डों के ऊपर जहाँ से इनको मंथली और पैसे जाते थे वो उन पर कब्जा कर लेता है। यहाँ से स्टोरी में ऐसा थ्रिल पैदा होगा कि आप लोग हैरान हो जाएंगे क्या ऐसे हुआ है। हाजी छाना उसको फ़ोन लगाता है और कहता है कि तुम मेरे अड्डे को आज रात तक छोड़ दो। अजमतुल्लाह को पता होता है कि पर इनके सर पे हेड मनी है, ये इतना बड़ा रिस्क कभी भी नहीं लेंगे कि ये मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए।
वो पैसे की रेल पेल इंसान की आंखें चुंधिया जाती हैं, इंसान की अक्ल काम करना छोड़ देती है और वो ताकत के नशे में इतना डूब चुका होता है कि वो किसी को भी कुछ नहीं समझता। इसी सूरत हाल में अजमतुल्लाह ने सुना है, लोग ये बताते हैं कि हाजी छाने का फ़ोन जब जाता है तो उसका एक गनमैन फ़ोन उठाता है और वो कहता है कि मेरी बात अजमतुल्लाह से करवाओ। तो वो गनमैन जो होता है वो फ़ोन पे, आपको पता है कि अगर आप कहते हैं कि साहब जी आपका फ़ोन आया, तो उस शख्स ने आगे से कह दिया इसको फ़ोन काट दो। फिर उसने हाजी छाना ने उस गनमैन को गालियाँ निकाली तो उस गनमैन ने भी आगे से बद कलामी कर दी। यहाँ से जिस तरह सानहा ईद मिलादुन्नबी का वाक़या हुआ है, बिल्कुल इसी नोयत का एक और वाक़या ज़िला नारोवाल में हुआ है। आप यकीन करेंगे, लोग ये बताते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये वाक़या उनके भाई ज़मान और कुगी ने किया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनके पास नदीम नाम का एक लड़का था ज़िला गुजरांवाला का, इनके पास जो था बिल्लू सियालकोटिया था, पप्पू सियालकोटिया था, इनके पास साबर डोगर थे, मंशा डक, इतने लोग इनके पास इश्तिहारी। और नाजरीन, ये सब के सब अफराद हेड मनी वाले थे। कोई 50 लाख हेड मनी वाला, किसी के ऊपर 25 लाख, यानी कि ये वो अफराद थे। और 25 लाख आज के 5 करोड़ से भी ज़्यादा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनका भाई जो ज़मान और कुगी है वो असल में बंदे वो मारता था, लेकिन मैं चूँकि मौका पर मौजूद तो नहीं था, ज़राए से सारी बातें आपको सामने रखता हूँ, फैसला खुद कर लीजिएगा। नाज़रीन, लोग ये बताते हैं कि एक शख्स साइकिल पे अड्डा में आता है, नारोवाल बस अड्डा के अंदर आके वो साइकिल से अपनी बोरी उतारता है और उसके अंदर से लोडेड गन्ने निकालता है और लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर देता है। जो ही उस गन का छन्ना खाली होता है, वो गन को ज़मीन पर रखता है और नई लोडेड गन पकड़ के, सेम इंडिया की फिल्म आप गैंग ऑफ वसीपुर देखें, उसी नोयत के और उसी स्टाइल में वो बंदा गन्ने खाली करता जाता है और अड्डे के ऊपर बेदरेग फायरिंग करता है, जिसकी जद में आगे इनका असल जो मुखालिफ जिसके साथ डायलॉग बाजी होती है, अजमतुल्लाह भी मौत उसको अपनी आगोश में ले लेती है। 25 अफराद, कुछ लोग ये बताते हैं 16, कुछ लोगों ने अखबारात में 16 छपा था, कुछ लोग ये कहते हैं 25 से ज़्यादा तादाद थी। बाहर कैफी अफराद नारोवाल अड्डे के अंदर कत्ल कर दिए गए। तो उसके बाद वो जो कत्ल करने वाला जो मुलज़म था ना, लोग ये बताते हैं कि वो साइकिल पर वेपन ज़मीन पर रख के वो साइकिल पर बैठ के वहाँ से फ़रार हो गया। उसको वेपन ज़मीन पर ही रह गई, वो उधर ही छोड़ गया, लेकिन खाली साइकिल पर वो फ़रार हो गया। आप अंदाज़ा लगाएं, कत्ल की इतनी ख़तरनाक, इतनी ज़बरदस्त वारदात, दिल दहला देने वाला वाक़या करके वो शख्स साइकिल पे बैठ के फ़रार हो गया। ये उस वक़्त जो अदारे थे उनकी कमज़ोरी थी, उनके पास इतनी सहूलियात नहीं थी कि वो शहर में CCTV कैमरे नहीं लगे हुए थे, पुलिस इतनी जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, पुलिस के अफसरान जो थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, सिक्योरिटी की जो पोजीशन उसके ऊपर इतने पैसे नहीं खर्च किए गए थे जितने कि आज के दौर में। ये बात 1988 से 90 के दौर की मैं आपको सुना रहा हूँ। उसी दौरान नाजरीन, कुछ लोग ये बताते हैं लाहौर में काला लड़का, काले के नाम का लड़का था, बदामी बाग अड्डे के पास की उसकी रिहाइश थी। इस शख्स पर इनको शुबा गुजरता है कि ये हमारी इंफॉर्मेशन हमारे मुखालफिन को दे रहा है। ये लाहौर में चंद नामालूम अफराद को भेज के उस बेचारे को रावी के पुल के पास जो है उसको कत्ल करवा देते हैं। कहानी में अब एक नया मोड़ आने लगा है। जिस वक़्त इन्होंने इतने अफराद को मौत के घाट पहुंचा दिया और ज़िला नारोवाल में, सियालकोट, गुजरांवाला में इनका भार उठाने वाला कोई बंदा नहीं था, तो इन्होंने सोचा कि हम अपने भाई इरफान मलंगी को, क्योंकि वो 25 साल सज़ा काट के तो वो रिहा हो चुका हुआ था, तो उन्होंने कहा इसको इलेक्शन लड़वाते हैं। उन्होंने उसको इलेक्शन लड़वाने का फ़ैसला किया उस पार्टी के बरखिलाफ उस शख्स का नाम बाबर खान था। वो मुस्लिम लीग नून का और शहबाज शरीफ का बड़ा ज़्यादा ताल्लुक़ वाला बंदा था। लोग ये बताते हैं कि ज़िला नारोवाल में उसके मुकाबले में कभी भी कोई खड़ा नहीं होता था। इरफान मलंगी ने फैसला किया कि मैं इसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगा, तो उस बंदे को इनके सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और सारे कत्ल व गारत और सारे जराइम की हिस्ट्री का पता था, वो इनको मानता ही नहीं था। उसने मियाँ शहबाज शरीफ से बात की कि हजूर अगर ये लोग इलेक्शन में खड़े हो गए तो इनका दबाव देकर मेरे वोटर्स ख़राब होंगे और ये भी शुबा है कहीं ये इलेक्शन ना जीत जाएं, और अगर ये लोग इलेक्शन जीत गए और इक़्तिदार में आ गए तो सोचें क्या होगा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब चूँकि पहले ही गर्म मिजाज हैं और उनके पास रियायत की तवक्को कम होती है, वो हर बंदे को एक ही आंख से देखते हैं और हर बंदे को वो सेम क्रिमिनल समझते हैं। वो ये स्टोरी जानने की कोशिश नहीं उन्होंने कभी की कि मैं उस शख्स के अंदर उसको देखूँ कि वो क्यों इस लाइन में आया। खैर मियाँ साहब ने उसको कहा कि नो प्रॉब्लम, इसका हल निकाल लेते हैं। पुलिस उस एजेंसी उनके पीछे पड़ गई और इनको ज़िला नारोवाल कुछ अर्सा के लिए छोड़ना पड़ गया। अब जब ये इलाका गैर में जाते हैं तो वहाँ से ये साबर, डोगर और मंशा डक को और साथ अपने दोस्त बिल्लू सियालकोटिया, ये पीछे तस्वीर देखें, उसके साथ ये पप्पू सियालकोटिया,
ये इन अफराद को वहाँ पर भेजते हैं और कहते हैं कि जाके बाबर खान MPO को मार दो। जब ये बाबर वहाँ पर हमला करने के लिए आते हैं तो वहाँ पर एक बहुत मंझे हुए पुलिस के ऑफिसर जुल्फ़कार विर्क इनको पुलिस मुकाबले में मार देते हैं। कुछ अफराद ये बताते हैं कि मंशा डक और शहबाज डोगर को पुलिस ने ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया था और वहाँ पर तफ्तीश के दौरान उन्होंने ये बताया कि हमें ये कत्ल करने के लिए हाजी एहसान उर्फ छाना और उसके भाई इरफान मलंगी ने भेजा था। उसके बाद पुलिस मुकाबले में उनको मार दिया गया। लोग ये बताते हैं कि उनके इंकशाफ के बाद जो है बाबर खान MPA जो है उसने ठान ली कि वो इनको जिंदा या मुर्दा पुलिस से कत्ल करवा दे। नाजरीन, फिर ये होता है कि हाजी छाना जो है ना, ये जो बात आपको मैं बताने लगा ये आज खुद इस बात का मैं ऐनी शाहिद हूँ। मेरे सामने का सारा ये वाक़या जो मैं आपको बयान करने लगूँ। राना हसीब अंजम में महकमे पुलिस के एक बड़े मंझे हुए पुलिस ऑफिसर हुए हैं। उमर विर्क की टीम के वो बहुत ज़्यादा उनके मंजूर नज़र थे और उनके बड़ा एक गाँव में सुने स्कूल फेलो भी थे। राना हसीब अंजम साहब ने हाजी एहसान उर्फ छाना जो युगेंडा होटल लाहौर से इसको गिरफ़्तार किया है और पुलिस वाले भी मुझे ये बताते हैं कि जिस वक्त इनको पकड़ा गया है तो उस गाड़ी की डिग्गी में से कोई 5 या 6 हसास अदारे के अफसरान की वर्दियाँ बरामद हुई हैं। उस गाड़ी की डिग्गी में से लेटेस्ट किस्म के जो टेक्नोलॉजी वाले हथियार थे, लेटेस्ट जो है क्लाशनकोफ हैं, जिस तरह रूगर की स्टील की क्लाशनकोफ होती है और इसराइल की क्लाशनकोफ या जिस तरह रशियन में बड़े बड़े डिज़ाइन की AK-47 आई हुई हैं, इस तरह की राइफ़लें और जो है 357 के रिवॉल्वर और जो 45 बोर के ग्लॉक हैं, इस तरह के वेपन इनकी गाड़ी की डिग्गी से निकलते हैं। पुलिस और अदारे सारे जो शशदर रह जाते हैं। हाजी एहसान और छाना को जो है ना, ये पुलिस वाले और राना हसीब अंजम साहब की टीम जो उमर विर्क साहब ने तश्कील दी थी, ये इकबाल टाउन थाने उसको लेके आ जाते हैं। मेरे पास कुछ दोस्त थे, मेरे वाकिफ़ थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे कहा कि शाहिद सदर इकबाल टाउन थाने चल के इनकी मुलाकात करनी है। उमर विर्क साहब के साथ चूँकि मेरे को ऐसी कोई दरीना दावत तो थी नहीं, मैंने विर्क साहब से रब्ता किया। फ़याज़ मलिक साहब मेरे दोस्त थे, मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, उनके कहने पे मैं इकबाल टाउन थाने जाता हूँ और राना हसीब अंजम साहब के पीछे जो कमरा होता है ऑफिसरों वाला, वहाँ पर हाजी एहसान और छाना बिल्कुल VIP तरीके से बैठा हुआ है। टेलीविज़न का रिमोट कंट्रोल हाजी एहसान के पास है और कढ़ाई आई है, हमने बैठ के हाजी एहसान के साथ कढ़ाई वगैरह खाई है। तो वो बड़ा डिसेंट नाज़रीन, उसकी पर्सनैलिटी, राडो घड़ी उससे पहनी हुई है सर पे, गोल्डन कलर की और बिल्कुल नई लेटेस्ट मॉडल की घड़ी थी और VIP कपड़े उसके, कोई ऐसे कलफ नहीं कपड़ों का ख़राब हुआ हुआ। तो मुझे ये अंदाज़ा होगा कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हाथों से बंदा पेश हुआ है, क्योंकि हमें उस वक्त ये नहीं पता था कि इसको अरेस्ट किया गया है। राना हसीब अंजम हाजी एहसान का दोस्त भी था, नारोवाल के इनके ताल्लुकात भी थे। कुछ लोग ये बताते हैं कि राना हसीब अंजम ने इसको मिलने के लिए बुलवाया था लेकिन वहाँ से आगे गिरफ्तार कर लिया और कहा कि यार मैं मजबूर हूँ लेकिन घबराओ ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं पुलिस ने बाकायदा तौर पर रेडिंग टीम तश्कील देकर इनको गिरफ्तार किया। हाजी एहसान का प्रोटोकॉल देखकर मैं हैरान हो गया कि यार अगर इस बंदे के ऊपर लोग बताते हैं कि 40 से 45 कत्ल हैं और अगर इस बंदे का इतना बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है तो ये तो मदर तिब्बी से भी आगे निकल गया, क्योंकि मैंने तो उसका दौर अपनी आंखों से देखा हुआ था, किला गुजर सिंह वाला। खैर नाजरीन, उससे कुछ दिन के बाद इनका भाई इरफान मलंगी किसी शख्स के साथ मेरे पास आता है और मुझे आ कहता है कि अपने इलाके में हमें कोई कोठी किराए पे ले दें। तो मैंने अब अपने भाई की पैरवी करनी है और जितनी देर तक मेरा भाई रिहा नहीं होगा तो मैंने नज़दीक, रोज़ नारोवाल से मुश्किल है यहाँ पे आना, तो मेरे लिए कोई कोठी वगैरह किराए पे ले दें। मुझे ये बताया गया कि इसे उम्र कैद काटी हुई है, चूँकि मैंने भी ये मामला देखे हैं तो मेरी बड़ी हमदर्दी उनके साथ है। नाजरीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं इन भाइयों को मिलने के बाद ये तासुर नहीं कायम कर सका कि ये लोग इस तरह के बेदर्द हो सकते हैं कि इतने अफराद को मौत के घाट उतार दें। मैंने खैर कुछ दिन के बाद अभी मैंने किसी 1-2 डीलरों को कह दिया कि यार कोठी ढूंढो को, यहाँ पे मेरे मिलने वाले उन्होंने रहना है। इसी दौरान नाजरीन इरफान मलंगी एक दिन मेरे पास आता और मुझे कहता है कि मैं ये 7 लाख रुपया जो है ना पुलिस वालों ने मुझसे मंगवाया है, क्योंकि हमने किसी बंदे से भत्ता लिया था और मुझे कहा गया कि आप ये रकम लेके थाने आ जाओ, तो अगर आप थाने नहीं आते तो फिर जो है ना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और ये मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, ये हर हाल में रिकवरी जो है ना हमने लेनी है। इसके बाद हम इसे चलान करके जुडिशियल भेज देंगे। वो बेचारा सीधा बंदा था, वो 7 लाख रुपए लेके, ये हशर लिल्लाह मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताऊंगा, वो जो इरफान मलंगी था ना, वो मेरा दिल खुटक रहा था कि यार ये पैसे इससे इस तरह अल्फाज जो ये बता रहा है कि इस तरह के अल्फाज राना हसीब अंजम ने या अफसरान ने मेरे साथ अदा किए हैं, तो दाल में कुछ समथिंग रॉन्ग, दाल में कुछ काला है। खैर वो बंदा, उसको एतबार था, वो पैसे लेके नाजरीन वो जो है वो गया इकबाल टाउन थाने। वहाँ पर उमर विर्क साहब जो थे वो DSP तैनात थे और राना हसीब अंजम इनका स्टाफ ऑफिसर था और हाजी एहसान और छाना के मुतल्लिक कोई भी तफ्तीशी बात थी वो राना हसीब अंजम के सुपुर्द थी। आप अंदाज़ा लगाएं नाजरीन, अगले दिन
मुझे अखबार में ये पता लगा है कि हाजी एहसान उर्फ छाना जो है और इसके भाई इरफान मलंगी को सत्तो कतला के इलाके में पुलिस जो है वो लेके गई है कि कहीं ये ना हो कि इस इलाके में जो है ये कत्ल हुए हैं, इन कत्लों में कहीं हाजी एहसान उर्फ छाना जो है इसने अपनी अली बाई ना बनवाई हो, यानी कहीं और गिरफ्तारी डलवा के ये कत्ल किसी और से ना करवाए हों। तो जाहिर है पुलिस वहाँ पे मौके पे जाती है और अपना जो है वो सारा कुछ देखती है कि ये बंदा बताएगा फायर कहाँ से किया, तो हॉल यहाँ से निकले हुए हैं, क्योंकि कत्ल के बाद एक नक्शा बन चुका होता है और नक्शे में रद्दोबदल नहीं हो सकता। तो अब मुलज़म तो बाद में पकड़ा गया, अब जहाँ पर उसने फायरिंग किया हॉल उधर ही है ना, तो वो नक्शे में सारा कुछ इस तरह से लिखा होता है। पुलिस वाले इसकी अली बाई को चैलेंज करते हुए ना इसको पुलिस मुकाबला करने के लिए कह लें या इसको कह लें कि प्ले मैं बात ना मेरे मुंह से कुछ ऐसी भी निकल जाती है यार, आप उस बात का मतलब गलत ना लिया करें, मेरी बात याद रखिएगा, मैं बात बिल्कुल सही करने वाला बंदा हूँ। मैं कहता हूँ कि पुलिस मुकाबले जो होते हैं ना वो होते इसी तरह ज़्यादा, अखबारात की खबरें इसी तरह बनती हैं। अब पता नहीं अल्लाह जाने कि इसमें सच क्या और झूठ क्या है। अगले दिन अखबार में ये खबर आई थी कि हाजी छाना और इरफान मलंगी इन दोनों भाइयों को जब प्लेस ऑफ फक्रंस यानी जाए वकूआ पे ले जाया गया तो हमलावर इनके साथियों ने इनको छुड़ाने की कोशिश की, जिनके साथ फायरिंग के तबादले में हाजी छाना, इरफान मलंगी और इनका एक नामालूम दोस्त जो है मौत के घाट उतर गए। इस तरह से जुर्म की इस एक दास्तान को क्लोज कर दिया गया। इरफान मलंगी तो बाहर से गया था, वो क्यों गया पुलिस वालों के साथ जाए वकूआ पे, या वो गया है या उसको पुलिस लेके गई है। अब वो जो 7 लाख रुपए लेके गया था वो कहाँ गया, वो पुलिस को दे दिया गया या उसकी गाड़ी की डिग्गी में रह गया। जाहिर है कि अगर वो पुलिस वालों के साथ भी गया है तो गाड़ी साथ ही होगी, तो पैसे तो गाड़ी में ही होंगे ना। उन पैसों का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं था। मेरा कोई भी प्रोग्राम ना बदनीति पे जो है ना मुनसर नहीं होता, मेरी कोशिश ही होती है मैं आपको सच्ची बात बताऊं। एक तरफ तो मैं ये कहता हूँ उमर विर्क साहब बड़े ईमानदार है, मैंने उनके ऊपर प्रोग्राम किया है, और दूसरी तरफ ये शक वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं बात वो करूँगा, फैसला आप कीजिएगा। अब वो 7 लाख रुपए लेके किधर गया है, वो कहीं और भी जा सकता है, उसके बाद वो थाने जा सकता है। 97 और 98 बहुत बड़ी रकम थी ये। खैर वो मलंगी को जो है ना और इसको दोनों भाइयों को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। अब ये जो बाबर खान एमपी था ना, इसको उनका भाई जमान उर्फ कुगी अपने साथ 2 अफराद को लेकर, उनमें एक नदीम नाम का लड़का था जो गुजरांवाला का, वो भी 30 से 35 कत्लों में पुलिस को वांटेड था, लेकिन वो अपनी मौत ही मर गया। तो उसका पुलिस, क्योंकि वो ब्लाइंड, वो शूटर था, लोग उसे शूटर के नाम से जानते। ये लोग मुझे तब ही मिले हैं जब ये लोग मेरे पास थे। मैं चूँकि एक डेरेदार आदमी था और डेरों पे लोगों का आना जाना कोई इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता था। चूँकि मैं भाई भी वकील थे तो ये लोग बाज़ औक़ात मुशावरत के लिए मेरे पास आ जाते थे, मुझे उस हवाले से मेरा इनसे कांटेक्ट रहता था। और ये बाज़ औक़ात मैं भी जेल से आया था, को मैं हज करके तो आया नहीं था, अल्लाह ताला मुझे एजाज़ दे कि मैं हज कर लूँ, लेकिन मैं चूँकि एक जेल से आया था तो इस तरह के लोगों के साथ ताल्लुक़ रखना कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। नाज़रीन आप यकीन करें, लोग ये बताते हैं कि बाबर खान एमपी जो था ना, उसको उसके भाई ने 1 महीना जो है नहीं गुजरने गया था और उसे मौत के घाट उतार दिया था। नाजरीन, इनका भाई जो जमान और कुकी था ना, इस कत्ल को करने के बाद बाबर खान को, एमपीए को, उसने अपनी रहायश कनाडा के अंदर रख ली। अब 22 साल के बाद वो बंदा पाकिस्तान आया और उसे 3 से 4 साल हो गए हैं। तो पाकिस्तान आके वो सारे मामला सुलह सफाई उसकी हो गई है और सारे वो जो है कत्ल वगारत उसकी ख़त्म हो गई है, और ग्रीन सिग्नल मिलने पे वो पाकिस्तान आया और आज वहाँ पर वो अपने अड्डों की वैसे ही कमाई खा रहा है जैसे स्टार्ट में ही लोग खा। ये जो पीछे तस्वीर देख रहे हैं उसके भाई शहजादा भट्ट की है, ये तस्वीर इमरान भट्ट की है, ये तस्वीर आप देखें हाजी छाना की जवानी की है। नाज़रीन आप ये देखें कि ये लोग इतने ताकतवर, इतने अफराद और इतने कत्ल गारत और इतने इतने उजरती कातल कह लें, दुश्मनदार कह लें, उनके इन्होंने मिल के ग्रुप बनाए हुए थे। अच्छा नाज़रीन आप मुझे ये बताएं, मैंने आपको स्टार्ट में जो बात कही है, कोई बंदा भी अगर कहे कि मैं अंडरवर्ल्ड बन जाऊं, और अंडरवर्ल्ड तो वही है ना जो कानून के मुतज़ाद जो चले, जो कानून के मुखालिफ चले, तो मुझे ये बताएं वो कितनी देर निकालेगा। इन लोगों ने बड़ा टाइम निकाल लिया, मैं मानता हूँ इस बात से, लेकिन आप मुझे ये बताएं प्रदेश और जेल, मफरूरियत, तीनों एक चीज़, एक बराबर है। बंदा बच्चों से दूर हो जाता है, ठीक है, आपके पास अगर कोई आपके पास ऐसी जगह है, आप कहते हो कि मैं जुर्म करने के बाद वहाँ पे जाकर छुप जाऊँगा, लेकिन यार वो भी प्रदेश है, वो भी वही है, जेल है, और वही प्रदेश, जेल और ये मफरूरी, तीनों एक चीज़ें हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इस तरह की ज़िंदगी जिन लोगों ने गुजारी है, इनका अंजाम क्या हुआ मुझे ये बताएं। अगर आज वो अपने बाप को पढ़ने वाले एक थप्पड़ को भूल जाता, हाजी छाना जो उसने 1982 में किया, तो मुझे ये बताएं इतने अफराद ने मौत की नींद सोना था, और आज शायद ये सब अफराद ज़िंदा होते।
मैं बार बार आपको ये प्रोग्रामों में कहता हूँ कि जेल जाने से अवॉइड करें। जेल, परदेश और मफरूरी, ये तीनों चीज़ें आपको ज़हनी सुकून नहीं रहने देंगी। आप पागल और दीवाने बन जाएंगे, दिमाग काम करना छोड़ देगा। मेरी बात आप कभी ज़िंदगी में आप याद करेंगे, बुरे कामों से तौबा कर लें, अपने किबले दुरुस्त कर लें, अपना नहीं तो अपनी औलाद का ख्याल कर लें। अगर आपको इन चीज़ों का कोई आपको आप बाइख्तियार समझते हैं कि मैं जो चाहूँ मैं कर लूँ, ये मेरी नज़र में आपका गलत फ़ैसला होगा। मैं यकीन करें नादरीन, ये स्टोरी कर रहा हूँ ना तो मेरी आंखों के सामने ये दोनों भाई इरफान मलंगी और हाजी शाना आ रहे हैं। इनकी शक्लें, कुछ लोग ये कहते हैं हाजी शाना ने 2 बंदे मारे हुए थे और बाकी जो सब अफराद ये लोगों से कत्ल करवाता रहा। इसकी पर्सनैलिटी आप देखते ना तो आप हैरान परेशान हो जाते। इतनी ज़बरदस्त इस बंदे की पर्सनैलिटी। आप देखें इसकी तस्वीर को, आप गौर से देखें, ये बंदा कहीं से क्रिमिनल लग रहा है आपको? इसका भाई इरफान मलंगी था, बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटी थी। या मलंगी की तस्वीर देख लें। तो इस तरह से नादरीन बुरे काम का बुरा नतीजा है। एक इंसान का कत्ल जो होता है पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। इसलिए कत्ल से बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। अगर 302 का लफ्ज़ जो है ना सब्ज़ दरख्त पे लिख दिया जाए तो वो सूख जाएगा। कभी ट्राई करके देखिएगा। प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद आया हो या प्रोग्राम में अगर आप किसी बात पर मुझ पर तनकीद करनी चाहें, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।